बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं, आपके घर वाले भी ठीक हैं। आप लोगों को लेक्चर्स में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ठीक है, जो इंटरनेट का इशू था उसका फिर मैं यही सलूशन मैंने निकाला है कि मैं जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया करूं। और हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे इस जो कमिंग वीक है इसमें हम जो लाइव सेशन है उसमें क्वेश्चन आंसर कर लें। जो ये मंडे है इसमें इंशाल्लाह हमारे जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारी जो स्मूथली हमारी जो क्लास है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। ओके। फोर्थ आज आज हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में कुछ देखना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेंशियल एट्रीब्यूट्स देखने हैं, उसके बाद इश्यूज दैट अफेक्ट सॉफ्टवेयर इसके बारे में देखना है, देन सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट और इनमें डिफरेंस क्या है ये चीज़ इंशाल्लाह हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले है जी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, एक जेनेरिक हैं और एक कस्टमाइज्ड हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट्स क्या हैं? स्टैंड अलोन सिस्टम्स दैट आर मार्केटेड एंड सोल्ड टू एनी कस्टमर हु विशेस टू बाय देम। ठीक है, ये जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं ये ऐसे ही हैं जैसे हमारी मार्केट में कोई भी नई चीज़ आई हो जिसका हमें इल्म ना हो कि कोई बन रही थी चीज़ और वो हमारे पास हमारी मार्केट में आ जाए। ठीक है, और हम उसको जो है यूज़ करें, जैसे हमारे सेल फोन्स, लैपटॉप्स, इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जेनेरिक हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है। ये हमने जो है हमें माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है, हमने इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी। सो एग्जांपल्स इसकी जो हैं पीसी सॉफ्टवेयर यूज सच एज ग्राफिक project management tools, CAD software for specific markets such as appointment system for dentists। अब ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इनमें सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये एक स्पेसिफिक या एक स्पेसिफिक नहीं, एक जेनेरिक जो प्रोडक्ट है वो बनाई जाती है और फिर उसको जो मार्केट है उसमें लॉन्च कर दिया जाता है और जिसकी जो नीड होती है वो उसमें से उतना पार्ट चूज कर लेता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो हम यूज़ ही नहीं करते बिल्कुल, लेकिन अगर आप किसी और इंडस्ट्री में जाएं तो वहीं पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेम जो टूल जो हम यूज़ नहीं कर रहे वो कोई और इंडस्ट्री वाले वो यूज़ कर रहे होंगे। तो वो क्या है, ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके काफ़ी सारे फीचर इसके आते हैं लेकिन हम उनमें से जो हमारे मकसद की चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये जेनेरिक प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह की होती है। जैसे कैड सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा हुआ है तो कैड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं लेकिन इसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स के जो लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं और हर एक के लिए ये बेनिफिशियल है, सबके लिए काम कर रहा है। सो हम इसको कह सकते हैं कि ये जेनेरिक एक प्रोडक्ट है जो सबके लिए वर्क करती है। इसी तरह से मैनेजमेंट टूल हैं, तो मैनेजमेंट टूल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे जिस मर्जी इंडस्ट्री के अंदर आप इम्प्लीमेंट करना चाहें उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही जेनेरिक बनाए जाते हैं। देन है हमारे पास कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर दैट इज कमीशन्ड बाय अ स्पेसिफिक कस्टमर टू मीट देयर ओन नीड्स। जब एक कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो उसके लिए जो चीज़ बनाई जाती है वो एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। जैसे कि एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम्स हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सॉफ्टवेयर है और ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है। अब एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम जैसे मैं कहूँ कि जी मुझे अपने रूम के अंदर एक सिस्टम या एक कैमरा सपोज एक लगवाना है, उसमें कुछ एलसीडी लगवानी है, मैं कुछ उसके थ्रू कुछ काम करना चाह रहा हूँ तो वो मेरा एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम के अंडर आएगा कि मैंने कुछ चीज़ें एम्बेड करवानी है। उसके बाद मैं कहूँ जी मेरे पास एक यहाँ पर कोई थर्मोमीटर होना चाहिए, जो भी हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं, कोई ह्यूमिडिटी सेंसर होना चाहिए, कोई फायर सेंसर होना चाहिए। सो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये मैं कस्टमाइज करवा रहा हूँ अपने रूम को कि मुझे ये चीज़ें चाहिए और फिर उनका कंट्रोल मैं एक सॉफ्टवेयर में उनसे कह देता हूँ कि एम्बेड कर दें कि जी मैं फलां सॉफ्टवेयर जो है आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें जिसके थ्रू मैं इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकूँ। तो वो क्या चीज़ है, मैं एक्चुअली वो कह रहा हूँ कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए तो मुझे ये चीज़ प्रोवाइड की जाए। तो हम इसको कह रहे हैं कि
हमारे पास इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे खुद या एज अ कस्टमर किसी भी पर्सन को खुद रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि ये डिमांड्स हैं हमारी, तो उस तरह की चीज़ को हम कहते हैं कि उस तरह की प्रोडक्ट को हम कस्टमाइज प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल सॉफ्टवेयर है। अब ये हर जो एयरलाइन है उसका अपना है, हर एयरलाइन ने अपना ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम रखा हुआ है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो है वो अपना रखा हुआ है, उनके अपने मेथड्स हैं, अपने तरीक़ाकार हैं, वो अपने लिहाज से उसको मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह से ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है। अब ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम तो एक आप कह सकते हैं कि हर एक जो हमारे पास समझ लें कि हर चौक जो है हमारे पास कोई भी, उसके लिए एक डिफरेंट तरह का मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए। हमें नहीं पता कि वहाँ पर किस तरह से गाड़ियाँ चल रही हैं। कोई एक जेनेरिक हम बना दें, सपोज मैं अमेरिका का एक जो कोई क्रॉस रोड का है मेरे पास कोई प्रोजेक्ट, वो मैं यहाँ पर अपने किसी एक पाकिस्तान की सिटी में कहीं पे लगा दूँ तो वो डेफिनेटली फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि उस तरह के हमारे पास रोड्स नहीं है, वो उस तरह के वो सर्विलेंस कर नहीं सकता। तो ट्रैफिक कंट्रोल जो है या ट्रैफिक मॉनिटरिंग जो है उसके लिए भी हमें कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए होता है जो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क करे। ठीक हो गया। अब इनकी जो स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट्स की, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर हम जो स्पेसिफिकेशन की हमने पहले बात की थी, स्पेसिफिकेशन क्या है कि जो हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट प्रॉपरली जब हम उनको फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो जो एक फाइनल हमारे पास रिजल्टेंट आता है, ठीक है, जो एक डॉक्यूमेंट आता है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस एक्चुअली शो कर रहे होते हैं कि इस जो हमने सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है उसके अंदर फाइनली क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी, वो कैसे वर्क करेगा। तो उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर मौजूद होती है। अब ये दोनों की स्पेसिफिकेशन जो है, दोनों दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स हमने देखी हैं, दोनों की स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। द स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू इज ओन्ड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये है जी जेनेरिक प्रोडक्ट। ठीक है, जब डेवलपर ने ही सोचना है कि मैंने क्या बनाना है, उसी ने डिसीजन लेना है ऑन सॉफ्टवेयर चेंज और मेड बाय द डेवलपर। सो जो सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज करना है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, जो उसके स्पेसिफिकेशन होंगी, ये सारी की सारी डेवलपर की होंगी। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ कि हमारे पास फ़ोन्स जो आ रहे हैं, ठीक है, या फ़ोन्स के अंदर एप्लीकेशंस जो आ रही हैं, वो हम में से किसी ने डिमांड नहीं की हुई उस एप्लीकेशन की। वो लोगों को वैसे ही देख के ना, डेवलपर्स जो हैं वो अपना एक एनालिसिस करके ना तो उस तरह की चीज़ एक बना के हमें दे देते हैं और हम वो यूज़ कर रहे होते हैं। हम उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते, काफ़ी सारी चीज़ें जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते वो दूसरे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये जेनेरिक प्रोडक्ट के अंदर होता है कि डेवलपर जब इस तरह की जेनेरिक एक प्रोडक्ट बनाता है तो वो ये सोचता है कि इसको इसके जो कस्टमर्स हैं वो वाइड रेंज के होंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व होंगी, तो हर कम्युनिटी के लिए, हर तरह के इंसान के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ वो चीज़ रख देता है। ठीक हो गया। देन है कस्टमाइज प्रोडक्ट। The specification of what the software should do is owned by the customer for the software and they make decisions on software changes that are required। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डेवलपर है उसकी जगह पे कस्टमर आ गया है। जो जेनेरिक के अंदर हम डेवलपर की बात कर रहे थे, यहाँ पर वो कस्टमर आ गया है। सपोज करते हैं हम कि हमारे पास एक, जैसे यहाँ पर ये शो हो रहा है कि ये डेवलपर थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर, यहाँ पर ये जो है ओन्ड बाय द कस्टमर है। ठीक है, और जो मेक डिसीजन ऑन सॉफ्टवेयर चेंजेस, यही जो है हमारे कस्टमर, यही उनके जो चेंजेस है उनके बारे में कुछ बता रहे होते हैं। अब ऐसा है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट किस तरह की होती हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि मुझे एक रूम के अंदर सर्विलेंस सिस्टम चाहिए, मैं उसमें डिफरेंट तरह के सेंसर्स लगवा रहा हूँ। तो वो जो एक हमारे पास रूम बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी डिमांड पे बन रहा है, मेरी डिमांड पे। तो एज अ कस्टमर उसमें सिर्फ मेरी रिक्वायरमेंट शामिल है। अगर मैं उसमें कहता हूँ कि सपोज सेंसर को लेफ्ट वॉल की जगह राइट वॉल पे होना चाहिए, या सेंसर को फ्रंट वॉल पे होना चाहिए, बैक वॉल पे होना चाहिए, जो स्क्रीन है वो मेरे सपोज राइट साइड वाली वॉल जो है उस पे होना चाहिए, तो ये सारी कस्टमाइजेशन जो है ये मैं कर रहा हूँ। ये जो जितनी भी चेंजेस हैं ये मैं कर रहा हूँ, और जो डेवलपर्स हैं उनको सारी की सारी बातें मेरी ही माननी पड़ेंगी, जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मर्जी करके वो उसको डेवलप करेंगे। राय वो देते हैं कि जी सपोज इस तरह से स्क्रीन अच्छी नहीं लगेगी, यहाँ पर सेंसर अच्छा वर्क नहीं करेगा, लेकिन
एट द एंड जो डिसीजन होगा वो मेरा ही होगा, या एज अ कस्टमर जो है जो भी पर्सन वहाँ पर होगा एज अ कस्टमर वो उसी का डिसीजन होगा कि भाई ये चीज़ यहाँ पर सपोज होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो डिमांड जो है वो सिर्फ कस्टमर की फुलफिल की जाती है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट के अंदर। जेनेरिक के अंदर भी बनाया तो वो कस्टमर्स के लिए ही जाता है, लेकिन उसमें चेंजेस और जो डेवलपमेंट है वो कस्टमर से पूछ के नहीं की जा रही होती, वो अपने तौर पे एनालिसिस करके उसकी डेवलपमेंट करते हैं, देन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है जो भी चीज़ आपने यूज़ करनी है। ओके हो गया। सो जेनेरिक एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट के बारे में देन हम देखते हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन। अब जो सॉफ्टवेयर है इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा है कि हमारे पास जो है इसमें हम कह रहे हैं कि जी मेंटेनेबिलिटी, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ों की हमने बात की थी। मेंटेनेबिलिटी जो है वो एसेंशियल एट्रीब्यूट कैसे है? सॉफ्टवेयर शुड बी रिटन इन सच अ वे सो दैट इट कैन इवॉल्व टू मीट चेंजिंग नीड्स ऑफ कस्टमर्स। जो कस्टमर्स की नीड्स चेंज हो रही हैं उसके मुताबिक इवॉल्व कर सके। अगर कोई ऐसा सिस्टम आपके पास है जिसमें कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होने की कैपेबिलिटी नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा आपकी मार्केट के अंदर। जैसे कि मैं कह दूं कि जी हमारा जो CMS है अगर उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते, सपोज हम कह देते हैं कि जी उसमें ग्रेडिंग क्राइटेरिया हम कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब अगर इन फ्यूचर हम ग्रेडिंग क्राइटेरिया चेंज करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट आएगा कि मुझे वो CMS तो सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे एक नया सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो मैं पुराने फिर CMS को यूज़ क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे उसने जो रिक्वायरमेंट थी जो मेरी एक मेंटेनेबिलिटी की या इवॉल्व करने की, वो उसने पूरी नहीं की, तो फिर मैं उसको छोड़ दूंगा कि आइंदा भी कभी जाहिर सी बात है चेंजिंग की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, आ सकती है रिक्वायरमेंट, तो अगेन ये CMS सपोर्ट नहीं करेगा, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं दूसरे की तरफ आ जाता हूँ। तो ये जो एक मेंटेनेबिलिटी का एट्रीब्यूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जो सॉफ्टवेयर है उसको आपको मेंटेनेबल बनाना चाहिए। दिस इज क्रिटिकल दिस इज अ क्रिटिकल एट्रीब्यूट बिकॉज सॉफ्टवेयर डिजाइन इज एन सॉफ्टवेयर change is an inevitable requirement of a changing business environment. Okay, so जो मेंटेनेबिलिटी है इसको हम इसलिए क्रिटिकल कह रहे हैं कि जो चेंज है वो इनएविटेबल है। ये आप कभी भी सॉफ्टवेयर बनाते हुए ये मत सोचिएगा कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फुल एंड फाइनल होगा। ये हमेशा चेंज होता है और हमेशा उसमें इवॉल्व जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो हमेशा उसके अंदर मौजूद रहता है। वो जो एक हम अक्सर कहते हैं कि चेंज इज़ द ओनली कंसिस्टेंट थिंग इन द लाइफ, वो यही जो हमारे पास एक बात है यही हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो जाती है कि सॉफ्टवेयर जो है वो कभी भी ऐसा नहीं कि एक दफ़ा बना दिया और अब ये ऐसा ही रहेगा, उसमें चेंज हमेशा रिक्वायर्ड रहती है। अगर चेंज सपोज कोई बंदा नहीं करवाता तो उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं कि वो चेंज नहीं करवा रहा, लेकिन डिमांड जो है वो उसकी रहती है। सपोज जो हमारे हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं, तो ये कब से हमारे पास ये वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एक टूल मौजूद है MS वर्ड, लेकिन इसमें देखें अपडेट्स कितनी हो रही हैं, कितनी ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। ये इवॉल्व कर रहा है टाइम के साथ साथ। और हाँ, हम इस चीज़ को जो है हमेशा अप्रिशिएट ही करते हैं कि सपोज हम कहते हैं MS वर्ड में फ़लाँ फीचर आ गया है, अब ये काम भी इसके अंदर हो सकता है। जैसे मुझे याद है 2013 से पहले जो है हम PDF नहीं ओपन कर सकते थे MS वर्ड के अंदर। तो अभी जो है हम कोई भी PDF MS वर्ड के अंदर ओपन करके उसको एडिट करके दोबारा PDF बना देते हैं उसकी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं किसी ना किसी तरीके से। सो हमें जो है मेंटेनेबल ही बनाना है अपने सॉफ्टवेयर को। देन है जी एफिशिएंसी। सॉफ्टवेयर हमेशा एफिशिएंट होना चाहिए। सॉफ्टवेयर शुड नॉट मेक वेस्टफुल यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज सच एज मेमोरी एंड प्रोसेसर साइकिल्स। ठीक है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है जैसे हमने बात की है कम से कम रिसोर्सेज और मैक्सिमम आउटपुट उसकी होनी चाहिए, यही एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि वेस्टफुल यूज ऑफ सिस्टम्स रिसोर्सेज जो है ये नहीं होना चाहिए उसके अंदर, सच एज मेमोरी एंड प्रोसेसर साइकिल। ऐसा ना हो कि हर वक्त प्रोसेसर को ऑक्यूपाई किया हो, हर वक्त मेमोरी को ऑक्यूपाई किया हो। आप अक्सर अपने जो है चेक करें ना टास्क मैनेजर में,
टास्क मैनेजर अगर आप अपने पीसी पे ओपन करते हैं तो उसमें प्रोसेसर्स में आपको ना डिफरेंट वो कॉलम्स आपको नज़र आ रहे होते हैं जो आपके वहाँ पर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उनके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, आपकी डिस्क कितनी यूज़ हो रही है, आपका सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है। आप उनको उस लिहाज से सॉर्ट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज़्यादा डिस्क को यूटिलाइज कर रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज़्यादा मेमोरी को यूटिलाइज कर रहा है, और कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके सीपीयू को हर वक्त ऑक्यूपाई किए हुए है। तो जो हमारे पास अक्सर मेलवेयर्स होते हैं, ठीक है, या ट्रोजन्स वगैरह होते हैं जो हमारे सिस्टम के में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं या हमारे सिस्टम को स्लो कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली काम यही करते हैं कि वो सीपीयू को हर वक्त बिजी रखते हैं, वो मेमोरी को हर वक्त ऑक्यूपाइड रखते हैं और डिस्क को भी इसी तरह से ऑक्यूपाई उन्होंने किया होता है। तो वो एफिशिएंसी जो है किसी भी सिस्टम की वो डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो हमें अपना सॉफ्टवेयर जो है उसको ऐसे बनाना है वो कम से कम सीपीयू जो है उसको यूज करे, कम से कम जो मेमोरी है उस पे उसको ऑक्यूपाई करे और कम से कम डिस्क स्पेस जो है वो कैरी करे। अब इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स हैं डेवलपमेंट की। जब आप डेवलप कर रहे होते हैं, जैसे आप अभी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स आपका जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का होगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है वो एक्चुअली हेल्प करती है कि आप उतना ही सिस्टम के अंदर या सीपीयू के अंदर डाटा को लोड करें जो फिल वक्त आपको ज़रूरत है, पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर आप उसमें लोड ना करें। सो ये चीज़ एफिशिएंसी इंप्रूव कर देती है। सो देयर आर टेक्निक्स जो एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देती हैं। एफिशिएंसी देयरफॉर इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिवनेस, प्रोसेसिंग टाइम, मेमोरी यूटिलाइजेशन एटसेट्रा। सो ये सारी की सारी हमने चीज़ें जो है एफिशिएंसी के अंदर डिस्कस की हैं। रिस्पॉन्सिवनेस आई गेस हमारी रहेगी जी। रिस्पॉन्सिवनेस यही है कि आपका सिस्टम कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, वो कितनी जल्दी प्रोसेस करके आपको आंसर दे रहा है। तो कोशिश करें कि जो मॉड्यूल्स हैं जो ज़्यादा यूटिलाइज होने वाले हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों, ताकि कम से कम उनके दरमियान जो कनेक्शन है या कम्युनिकेशन गैप है वो कम से कम हो, और जितना कम्युनिकेशन गैप कम होगा उतने जो है वो रिस्पॉन्स जल्दी आएगा। इसकी हम एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। मैं आपको जो है थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। सपोज कहते हैं कि जी ये हमारे पास एक मॉड्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरा मॉड्यूल है, ये हमारे पास एक तीसरा मॉड्यूल है। अब वो क्या रहा है कि हमारे पास हम इसको कह देते हैं जी ये ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ए मॉड्यूल है, ठीक है, इसने डाटा काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये डाटा जो है ये सी से ले रहा है, ठीक है, तो लेकिन कनेक्शन जो है इनके दरमियान वो कुछ ऐसा है कि जो ए है वो हमारा बी से कनेक्टेड है, ठीक है, और बी जो है वो सी से कनेक्टेड है। जब हमें डाटा चाहिए होता है तो हमारा जो ए वाला जो प्रोसेसर या मॉड्यूल है वो रिक्वेस्ट करता है बी को, और बी वाला फिर वो रिक्वेस्ट करता है सी को, सी वाला बी को प्रोवाइड करता है और बी वाला वापस ए को प्रोवाइड करता है। अब इसमें एफिशिएंसी हमें पता है कि ये जो चीज़ है ये बार बार हमें चूंकि रिक्वायर्ड है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास चूंकि बार बार इसकी रिक्वायरमेंट है तो बार बार ए और ए को बी से गुजरना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि हम ए और सी के दरमियान एक डायरेक्ट कनेक्शन बना दें, ठीक है। अब ए और सी के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन बनाने से क्या होगा कि हमारा जो ए और सी है, ठीक है, ये ए डायरेक्टली सी को रिक्वेस्ट करेगा और डायरेक्टली सी ए को उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन बी जो है उसका जो एक्स्ट्रा टाइम हम यूज कर रहे थे वो इसमें से हमारा जो टाइम है वो हम ख़त्म करने के लिए ए और सी को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, बी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जब बी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो ए और सी आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे और रिस्पांस जो है वो जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो हम कहेंगे कि उसने कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया। जो बी का रिसोर्स एक एक्स्ट्रा यूज हो रहा था वो जो है वो उन्होंने कम कर दिया है, वो खत्म हो गया। अब इससे फायदा क्या होगा हमारे पास कि जो हमारा ए और सी है वो उनके दरमियान कम्युनिकेशन जल्दी हो जाया करेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ए और सी अगर फ्रीक्वेंटली
कनेक्ट हो रहे हैं तो ये काम करना है। अगर ये सपोज साल में एक दफ़ा कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो इतना डिले बंदा जो है बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर हर दूसरे सेकंड में उसको सी से डाटा चाहिए तो फिर बी का यूटिलाइज करना, दरमियान में रखना जो है वो आई गेस इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो ये फिर एज अ डेवलपर आपने डिसाइड करना है कि कैसे आप इसको यूटिलाइज करेंगे। देन है डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की हमने पहले बात की थी कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें अगर डाटा कोई रखा जाए तो वो कहीं चोरी हो जाए, ज़ाया हो जाए। तो ये जो चीज़ है ये आपको मेंटेन करनी पड़ेगी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। सो सॉफ्टवेयर डिपेंडेबिलिटी इंक्लूड्स और रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूडिंग रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए एंड सेफ होना चाहिए यूज करने के लिए। मींस के रिलायबिलिटी की बात, जब आपको ज़रूरत हो तो वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो, उसको आप यूज़ कर सकें। आप उसके ऊपर अगर डाटा रखते हैं और उसको कहते हैं कि ये किसी को दिखाई ना दे, तो वो इस तरह का होना चाहिए कि वो वाकई दिखाई ना दे। सिक्योरिटी, कि उसको कोई ब्रीच ना कर सके, उसका जो डाटा है उसको कोई हैक करने की कोशिश करे तो उसको हैक करने से रोके या हैक ना करने दे, जैसे भी है, ठीक है, सिक्योर बनाए। एंड देन है हमारे पास सेफ्टी, के आपका सिस्टम जो है वो सेफ टू यूज़ हो। ये ना हो आप एक दफ़ा डाटा एंटर करें और उसके बाद आपको मिले ही ना, ठीक है। वो डाटा जो है वो आपका जो है सेफ रहना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। प्लस आपके जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किसी के लिए हार्मफुल हो, ठीक है। हार्मफुल इन अ सेंस के कोई पर्सन जो है वो अपने जो कोई डाटा है, ठीक है, उसको इस तरह से प्रेजेंट करवाना चाह रहा है कि वो उसके लिए अच्छा रहे। जैसे अगर मैं सपोज अपनी सारी करेक्टरिस्टिक एज अ पर्सन अपनी करेक्टरिस्टिक्स इसमें लिखता हूँ, तो ये मुझे ये ना बताना शुरू कर दे, रिपोर्ट्स ऐसी ना जनरेट करना शुरू कर दे कि भाई आपने फला काम क्यों नहीं किया, फला फला काम क्यों नहीं किया, आपको सपोज रनिंग करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो वो जो चीज़ है वो मुझे सॉफ्टवेयर से ज़रा दूर करेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके अंदर जो लैंग्वेज के इश्यूज हैं कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है यूज़र के साथ, वो थोड़ा सा उसमें लैग कर रहा है। Dependable software should not cause physical or economical damage in the event of a system failure. Malicious user should not be able to access or damage the system. ठीक है, तो ये दो चीज़ें ये आपको याद रखनी है कि जो डिपेंडेबल सॉफ्टवेयर है वो आपको फिजिकली भी हार्म ना करे और इकोनॉमिकली भी डैमेज ना करे। एंड मेलिशियस यूज़र जो है वो आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सके या डैमेज ना कर सके, मीन्स कि आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके और आपके डाटा को करप्ट भी ना कर सके। Acceptability, software must be acceptable to the type of users which it is designed for, ठीक है, for which it is designed। So अगर आपने सपोज एक सॉफ्टवेयर बनाया है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो उसके अंदर जो डिफरेंट हमारे पास रिलीजन्स हैं उनका डाटा शो नहीं होना चाहिए। उन जो हमारे सपोज कन्फ्लिक्ट्स हैं वो उसमें जो है वो शो नहीं होने चाहिए। हमें इस्लामिक वैल्यूज़ को उसके अंदर रखना चाहिए, वो मेंटेन रखनी चाहिए उसके अंदर, के ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा उसके अंदर डाटा या ऐसी कोई रिपोर्ट्स उसके अंदर हों जो इस्लामिक वैल्यूज़ को हर्ट कर रही हों, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो सिस्टम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अभी जैसे अगर हम बात करेंगे हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर के जो सॉफ्टवेयर हैं वो डिफरेंट तरह के एक्सेप्टेबल हैं, अमेरिका के अंदर डिफरेंट तरह के एक्सेप्टेबल हैं। अमेरिका का कल्चर डिफरेंट है, पाकिस्तान का कल्चर डिफरेंट है, तो हमारे लिए शायद वो चीज़ एक्सेप्टेबल ना हो जो अमेरिका के अंदर एक्सेप्टेबल है। This means that it must be understandable, usable, compatible with the other system that they use। अब इसमें मज़ीद जो चीज़ें आती हैं कि हमारे पास सिस्टम जो है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि हम उस सिस्टम को समझ सकें, यूजेबल होना चाहिए कि उसको यूज़ कर सकें, और कंपैटिबल विद अदर सिस्टम दैट वी यूज़, दैट द यूज़। जो भी कस्टमर हैं वो अगर कोई और सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ वो कंपैटिबल होना चाहिए। सपोज हम कहते हैं कि जी अगर हमारे पास एक अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से हम पीडीएफ जनरेट कर सकें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को हम टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट डॉट टीएक्सटी जो फाइल होती है उसमें कन्वर्ट कर सकें, उसको देख सकें कि वो किसी और प्रोसेसिंग सिस्टम के या वर्ड प्रोसेसर जो है उसके अंदर हम उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कोई वो ऐसी फाइल बना दे जो फाइल किसी और के अंदर ओपन ही ना हो, या उसको चेंज ही ना किया जा सके, उसको एक्सपोर्ट ही ना किया जा सके, तो वो चीज़ भी शायद हम हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि वो दूसरे सिस्टम के साथ कंपेटेबल नहीं है। देन है इश्यूज दैट अफेक्ट सॉफ्टवेयर।
हेट्रोजेनिटी एंड बिजनेस एंड सोशल चेंज। हेट्रोजेनिटी की हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी, जो हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं। इंक्रीजिंगली सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एज distributed systems across networks that include different types of computer and mobile devices। हमारे पास काफ़ी सारे जो सिस्टम्स हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं नेटवर्क के ऊपर कि हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस भी हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस भी हैं। इसके अलावा हमारे पास टैबलेट फॉर्म्स, हर तरह की हमारे पास चीज़ अवेलेबल है। कुछ टच की फैसिलिटी देते हैं, कुछ नहीं देते। तो इस तरह के सिस्टम्स डेवलप करना जो है ये हमारे लिए थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के जो क्वालिटी है उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें हर एक चीज़ को माइंड में रखते हुए फिर हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है कि उस वो हर एक तरह की चीज़ के लिए compatible हो। बिजनेस एंड सोशल चेंज। Business and society are changing incredibly quickly as emerging economics develop, economies develop, and new technologies become available. They need to be able to change their existing software and to rapidly develop new software। जो बिजनेस हमारा है वो चेंज कर रहा है, वो क्विकली चेंज कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अभी जो हमारा एक कन्वेंशनल पेपर एंड पेन सिस्टम था उसको छोड़ के कंप्यूटर सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। तो अब जब कंप्यूटराइज्ड हमारा होगा सारा सिस्टम तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने पड़ेंगे, और सॉफ्टवेयर में हमारे पास जाहिर सी बात है नए नए चूँकि सॉफ्टवेयर की तरफ सारे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी सबको अपनी रिक्वायरमेंट्स भी क्लियर नहीं होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिक्वायरमेंट चूँकि वो चेंज होती रहती हैं, लोग ज़्यादा रिक्वायरमेंट डिमांड करते हैं, तो फिर हमारे पास वो चेंजेस जो हैं वो बहुत जल्दी आ जाती हैं। और जब बहुत जल्दी चेंजेस आना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपको सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में या उसको जो है मेंटेन करने में इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। उसके अलावा सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इश्यूज, वही जो बात हमने पहले की कि सॉफ्टवेयर इज intertwined with all aspects of our life, it is essential that we can trust that software। आप सपोज करें आपने फेसबुक के ऊपर अपना डाटा जो है वो रखा हुआ है, सबने रखा होता है डाटा, ठीक है। आप उसके अंदर वो प्राइवेसी अपनी सेट करते हैं कि जी आपका जो सपोज एक पोस्ट है वो पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है। आप उसी के साथ उसको एक लिमिटेड कर देते हैं, आई गेस प्रोटेक्टेड होता है कि कुछ लोग देख सकें और कुछ लोग उसको ना देख सकें, एंड देन एक प्राइवेट मोड होता है। आपने सपोज अपनी एक किसी पोस्ट को प्राइवेट किया हुआ है और वो सॉफ्टवेयर की मिस्टेक की वजह से पब्लिक हो जाती है, तो जाहिर सी बात है आपको फिर इशू होगा उसमें। तो इस तरह के जो सिक्योरिटी और ट्रस्ट के इश्यूज हैं, सो ये तो हमारे पास होगा ट्रस्ट का इशू, कि फिर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि भाई ये तो प्राइवेट को ऑटोमेटिकली पब्लिक कर देता है, ठीक है। सिक्योरिटी ये है कि आपने तो वो उसको प्राइवेट रखा हुआ और सॉफ्टवेयर उसको वो प्राइवेट से नहीं हटा रहा, कोई एक और हमारे पास हैकर है या कोई भी है जो उस सॉफ्टवेयर को ब्रीच करता है और उसमें से आपके डाटा को हैक कर लेता है। तो वो है सिक्योरिटी इश्यूज के वो सिक्योर नहीं रहता। देन है हमारे पास स्केल। सॉफ्टवेयर हैज टू बी डेवलप्ड अक्रॉस अ वेरी वाइड रेंज ऑफ स्केल्स from very small embedded systems in a portable or wearable devices through to internet scale cloud based system that serve our global community। so scale भी हमारा सॉफ्टवेयर का काफ़ी चेंज हो रहा है कि हम एक वाइड रेंज ऑफ स्केल्स के अंदर बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। छोटा सा स्केल हमारा ये है कि हम एक छोटा सा एम्बेडेड सिस्टम बना लें, ठीक है, और उसके बाद उसको इंटरनेट तक उसकी फैसिलिटी रखें, एंड देन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है जो ग्लोबली हमारी जो कम्युनिटी है उसको सर्व कर रही हैं। तो स्केल भी काफ़ी डिफरेंट है, तो किस स्केल का बनाना है इस लिहाज से हमारी क्वालिटी भी चेंज होती है। पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डाइवर्सिटी जो है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड देयर इज नो यूनिवर्सल सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्निक्स दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ दीज। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड एंड टूल्स यूज्ड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन बीइंग डेवलप्ड, द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एंड द बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपमेंट टीम। अब आपको जब भी कोई मेथड या टूल यूज़ करना है सॉफ्टवेयर का, तो आपको देखना है कि आप किस तरह की एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, किस तरह के आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, और जो आपकी डेवलपमेंट टीम है उसके बैकग्राउंड क्या है। सपोज आप अगर सी शार्प में माहिर हैं
तो आपकी टीम अगर सी शार्प में माहिर है तो आप कोई जावा का प्रोजेक्ट ना लें जिसमें आपकी टीम की एक्सपर्टीज नहीं है। तो इसमें कोशिश करें कि आप वो अपने जो ये 3 रिक्वायरमेंट्स इनको मस्ट वेरीफाई कर लें कि आपके लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है, कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सूटेबल रहेगा, आप उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते। देन सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट है। कंस्ट्रक्शन जो है ये डेवलपमेंट के साथ रिलेट करती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर दोज दैट डायरेक्टली रिलेट टू द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, while management activities are kind of umbrella activities that are used to smoothly and successfully perform the construction activities. कंस्ट्रक्शन जो है उसको अगर हम कहें ना कि एक लेबर का काम है, ठीक है, कि हमने वो चीज़ जो है वो बनानी है, और जो मैनेजमेंट है वो उस जो लेबर के ऊपर जो एक अपने मॉनिटरिंग सिस्टम रखा हुआ है वो चीज़ है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, उस चीज़ को देखना से आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन जो है उसको देखें वो इंटरनल पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या है, रिक्वायरमेंट है, डिजाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस, नो डाउट इसको मैं लेबर में इस सेंस में नहीं कह रहा था कि मतलब इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं या इसके अंदर जो सॉरी इसके अंदर जो डेवलपमेंट टीम है वो शायद कुछ कम दर्जे की है, बहुत क्वालिफाइड आपको चाहिए ये सारे के सारे लोग, लेकिन जो मैनेजमेंट है उसके अंदर आपकी प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस है, इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग है, ठीक है, वो आपको टीम चूज करना है, वो टीम कैसी होगी वो मैनेजमेंट ने बताना है, ठीक है। सपोज अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है, स्टूडेंट्स को टीच करना, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा जो सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, वो भरा पड़ा हुआ है बहुत से एम्प्लॉय से, वो पढ़ाते नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो ना हो तो हम भी प्रॉपरली वर्क ना कर सकें, ठीक है, वो मैनेजमेंट के लोग हैं, ठीक है, जो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम जो हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको, डिज़ाइन को, कोडिंग को, टेस्टिंग को, इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, उनकी जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक। तो जो हमारे पास मैनेजमेंट है वो रिलेटेड टू प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होती है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस एंड देन इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये सब मैनेजमेंट ने करना है, मींस के कहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, किसको कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्वालिटी उस सॉफ्टवेयर की क्या है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जा सकता है, उसकी प्लानिंग करनी है, उसको मैनेज करना है, भाई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो वो प्लान उसको करके फिर चलाना है एंड देन मैनेज उसको करना है। और जबकि हमारा काम क्या है कि जी हमने रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करनी है, उसके बाद डिज़ाइन करना है, कोड करना है, टेस्ट करना है, मेंटेन करना है, भाई ये जो चीज़ें हैं जो हम समझते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर है, तो वो जो चीज़ें वो कंस्ट्रक्शन के अंडर आती हैं, एंड देन हमारे पास जो मैनेजमेंट है वो भी हमारे पास साथ ही साथ मौजूद है। तो आप इंशाल्लाह अपने जो आने वाले कोर्सेज हैं उनके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ मौजूद होंगी, और उसके बाद आप जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे, कोडिंग के बारे में अभी आप पढ़ रहे हैं जैसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर, ये सारे होंगे, टेस्टिंग के और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी हमारे पास कोर्सेज मौजूद हैं, एंड मेंटेनेंस के लिए जो है आप मैनेजमेंट के अंदर ही थोड़ा सा मेंटेनेंस के बारे में आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसके लिए भी आप जो हमारा लेक्चर है यही जो बुक है उसी को फॉलो करें, ठीक है, और आज अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो हम इंशाल्लाह लाइव सेशन जो करेंगे उसमें वो आप कर सकते हैं। काइंडली उसके अंदर स्लाइड नंबर ज़रूर बताइएगा कि स्लाइड के अंदर आपको इशू है, ताकि हम जो है वो प्रॉपरली उस स्लाइड को रिवाइज कर लें, या उसमें अगर कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो वो कर लें। अगर किसी को भी कोई इशू होता है तो आई एम अवेलेबल, आप कोशिश करें कि 4 बजे से पहले पहले मुझे वो क्वेश्चन करें। आई कैन आंसर आफ्टर 4 o'clock, लेकिन 4 o'clock के बाद मेरे लिए थोड़ा सा क्विकली आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आई गेस आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे मेरी प्रॉब्लम को भी। और अब ये लेक्चर जो है ये हमारा फोर्थ लेक्चर था, ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर भी जो है वो कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डेड ही आपको भेज दिए जाएं, तो लाइव इवेंट में हम जो है उसकी डिस्कशन भी कर लिया करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।